नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट क्वेश्चन पेपर 2016 और इसके क्वेश्चनों के साथ हम पहुंचेंगे टॉपिक तक और टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आने वाला सीटेट पास हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यदि आप लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक संरचना सिद्धांत था उसमें विश्वास रखते हैं और आप टीचर हैं, तो आप निम्न में से किस विधि को पढ़ाने के लिए उपयोगी समझेंगे? ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या आप सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से करेंगे या फिर मानकीकृत परीक्षण? मानकीकृत ये स्टैंडर्ड जो होता है ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता है। स्टैंडर्ड चीज़ कुछ भी आ जाए, स्टैंडर्ड चीज़ें हमें बच्चों को नहीं करवानी होती हैं। तो बी तो हमारा कट हो जाएगा, बी कट हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करना, याद करना या फिर रट्टा लगाना, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी बच्चे के लिए उपयोगी नहीं माननी है। तो सी भी गलत हो जाएगा। अब डी देखते हैं, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी हम ये नहीं कर सकते हैं। लेव वाइगोस्की का जो समाज संरचना सिद्धांत है उसमें हम सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे यानी प्रमुखता देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नीचे, बिल्कुल यही आंसर है। ये देखिए, वाइगोस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उसके अनुसार ही बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आंकलन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों में होती हैं, कोई किस फील्ड से आता है, कोई किस बैकग्राउंड से आता है, तो उसको समझकर शिक्षक को कैसे निपटना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। शिक्षण और आंकलन के समान और मानक तरीके। देखिए, मानक जो है हमें कभी भी छोटे बच्चों के लिए उपयोग नहीं करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग 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 कर उनको नामित करना नहीं। उन्हें हमें कभी भी मार्क्स के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं करना है बच्चों का, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से डी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम दंड, ये बिल्कुल भी हमें बच्चों के लिए उपयोग नहीं करना है। तो आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है। बिल्कुल सी है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। देखते हैं कब आंकलन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बिल्कुल भी ये सही नहीं है। ना तो भय चाहिए हमें, ना तनाव चाहिए। ऐसा आंकलन बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, ये फेल है। क्वेश्चन बी ऑप्शन देखते हैं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आंकलन इसीलिए किया जाता है कि टीचर भी अपनी सही और गलत शिक्षण विधियों और शिक्षण के तरीकों को जांच पाए, उसका पता लगा पाए और स्टूडेंट को भी पता चल पाए कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है, तो इसको सुधारा जा सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आंसर भी है।
चलिए बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ये केवल एक बार वर्ष के अंत में होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी कि जिसमें एफए और ऐसे एग्जामिनेशन की ये बात करता है। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। अंतर और तुलना हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है छोटे बच्चों के लिए। अब ये तो सारे बताते हैं कि भय वाली बातें नहीं करनी है छोटे बच्चों के लिए, तनाव वाली बातें नहीं करनी है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया गया हो वो नहीं चाहिए, अंतर और तुलना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये कोई नहीं बताता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा छोटी छोटी बातें, ऐसी नेगेटिव बातें करने से बच्चों में हीन भाव आ जाता है, जिससे पढ़ाई आगे नहीं बल्कि पीछे धक्का लगता है। इसलिए इन चीज़ों को हमें छोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए बी इसका आंसर है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बता दी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। देखिए एनसीएफ जो है इसने बहुत सारी शिक्षण के तरीके और कुछ बातें शिक्षण के लिए कही हैं। उनमें से कुछ बातें क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शिक्षक की भूमिका इनसे क्या बताता है। क्या सत्तावादी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को शिक्षक छेड़ भी नहीं सकता है, उसे बिल्कुल प्यार से समझाना पड़ता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी है अधिनायकिया। बिल्कुल कोई ऐसा रोल नहीं है अध्यापक का, अधिनायक का। अनुमति परक, ऐसा रोल भी कुछ नहीं है। एनसीएफ क्या कहता है कि शिक्षक की भूमिका है सुविधा दाता, यानी सुविधा प्रदान करने वाला बच्चों को एक टीचर होना चाहिए। चलिए आंसर ये डी वाला है। ये देखिए डी आंसर है और इसकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। वह बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, यही एक टीचर का रोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुसंधान यानी ये रिसर्च जो होते हैं वो सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। देखिए जो टीचर की अपेक्षाएं हैं वो बच्चे की लर्निंग पर क्या प्रभाव छोड़ती हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है अभी तक के लिए। बी है अपेक्षाओं का एकमात्र निर्धारण होती है। एकमात्र तो बिल्कुल नहीं हो सकता। के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, संबंधित होती हैं। एक शिक्षक की ये भी गलत हो जाएगा पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एकमात्र नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि ये अपेक्षाएं लर्निंग के साथ संबंधित नहीं है, संबंधित होती हैं। तो सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप पॉज करके डिस्क्रिप्शन को पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। विशेष आवश्यकता, इसको वर्ड को पहले समझिए कि जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है या फिर कोई चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या फिर कोई वो है अधिक आईक्यू लेवल रखने वाला बच्चा है, तो वो भी एक विशेष प्रकार के बच्चों में आ जाते हैं। तो उन सब को कैसे हमने एक साथ लाना है उस संबंध में प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर। ऑप्शन नंबर ए है एक काल्पनिक लक्ष्य। काल्पनिक लक्ष्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे एक साथ अधिक सीखते हैं। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा? बिल्कुल भी भार नहीं बढ़ेगा। ना तो टीचर पर भार बढ़ेगा क्योंकि टीचर का काम है
बच्चों को सिखाना, ना विद्यालय पर कोई भार पड़ने वाला है। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी है इसकी, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन है, बिल्कुल सही कथन है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे होते हैं वो जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनका अनुभव निश्चित तौर पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है गलत। ये तो गलत नहीं है, सही है, इसको देखते ही काट देते हैं। बी है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बी बिल्कुल सही है। सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध बिल्कुल हमने क्लासिफिकेशन बच्चों का नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। डी गलत, क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा स्पर्धा स्पुर्धा कुछ नहीं करवानी है हमने, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा। अब देखिए जो सुन नहीं सकता बच्चा, उसके संबंध में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है श्रवण असमर्थता बच्चे असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना चाहिए। हमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, जहाँ पर सारे बच्चे जो सक्षम हैं, जो असक्षम हैं, सभी को एक साथ पढ़ाना है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, इसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शिक्षा वो अच्छे तरीके से दूसरे बच्चों की तरह ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे एक दूसरे से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर डी को पढ़ने से पहले ही बिल्कुल श्योर हूँ कि सी आंसर हमारे पास हो जाएगा। एक बार डी पढ़ लेते हैं। नियमित विद्यालयों में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। बच्चों के कौशल का विकास किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की अक्षमता रखने वाला बच्चा हो। चलिए देखिए आंसर भी सी ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी कौन सी विशेषता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वह आक्रामकता और कुंठित हो जाता है। देखिए आक्रामकता और कुंठित नहीं होते हैं वो। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और कम और उब जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लेवल की एक टीचर गतिविधियां उसे नहीं कराएगा तो वो उब जाता है और कम मोटिवेटेड फील करता है। तो ये आंसर सही है अब तक के लिए। अगला पढ़ते हैं। वह बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं। तुनक मिजाज बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, वे रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। नहीं, बिल्कुल है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारे पास हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है एक शिक्षिका प्राइमरी क्लासेस में? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। देखिए छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और रोज़ पुरस्कार देने से बच्चा उसका आदी हो जाता है। तो हमें किसी भी चीज़ का आदी बच्चे को नहीं बनाना है, तो रोज़ के पुरस्कार नहीं देने चाहिए। किसी बड़ी उपलब्धि पर ज़रूर टीचर देता है पुरस्कार, और कुछ अच्छे टीचर जो हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। चलिए बी देखते हैं। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा बच्चे को किसी भी चीज़ का ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करवानी है, क्योंकि ये रट्टा मारने का एक तरीका होता है और रट्टा तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए है।
नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इसी बात को बढ़ावा देती है। सी देखते हैं, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता भी बच्चों में नहीं करवानी है। और तो बचा हमारे पास डी, तो यही आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, जब भी सिलेबस को, करिकुलम को बच्चे के जीवन के साथ जोड़ने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन हमेशा ही करेक्ट होता है। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल यही आंसर है। डिस्क्रिप्शन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। देखते हैं कौन से सही और कौन से गलत हैं। बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई समस्या दे दी जाए तो उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन टीचर उसको हेल्प देता है, उसके बाद बच्चा उसे सॉल्व करता है, जिसे स्कैप होल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको पाड़ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, बिल्कुल ये भी होते हैं। तो 2, 3 और 4 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल बी आंसर सही है। डिस्क्रिप्शन यही है, तो इसको पढ़